बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट या एक मास लेते हैं जो कि स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है तो वो किस किस्म की मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। बेटा, मोशन किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट कम से कम उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो ना हो, तो उसको हम लोग नाम देते हैं मोशन का। मीन मूवमेंट का इसको आप लोग कह सकते हैं मोशन। तो मोशन की बहुत से बेटा टाइप्स होती हैं, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, स्पिनिंग मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। तो उनमें से हमारे जो टॉपिक रिलेटेड है मैं उसकी बात करता हूँ। एक हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन ऐसी मोशन को कहते हैं जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो मूव करता है। टू एंड फ्रो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो इस चीज को हम लोग नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मूव करने का मतलब ये होता है कि बॉडी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रही है। जैसा कि मोशन ऑफ स्विंग है, झूले की जो मोशन है, ये आप लोगों के पास फिर कौन सी किस्म की मोशन होगी? वाइब्रेटरी मोशन होगी, मतलब टू एंड फ्रो मूव कर रहे हो। अगर इसके साथ साथ आप ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो भी मूव कर रहा हो और इसके साथ साथ एक और मजीद नई कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो, और कौन सी कंडीशन? अगर उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मतलब जैसा कि वो अपने मीन पोजीशन से दूर जा रही हो तो उसका एक्सेलरेशन बढ़े, और जब वो करीब वापस आए मतलब बैकवर्ड मूव करे तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाए। तो अगर वो इस कंडीशन को भी साथ साथ सेटिस्फाइड कर रहा हो तो इसको हम लोग फिर नाम दे देते हैं इसी वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की ऐसी टाइप का नाम है जिसमें आप ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है और साथ में एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करता है। और कंडीशन क्या है कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर एक और बात याद रखिए कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वाइब्रेटरी मोशन होगी, लेकिन हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो है, सिर्फ ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा हो, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसके अंदर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। अब हमारा क्वेश्चन ये है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। फर्स्ट करें हमारे पास एक ये स्प्रिंग के साथ ऑब्जेक्ट को जो है हमने प्लेस करवाया हुआ है किसी फ्रिक्शनलेस प्लेस के ऊपर। आप लोग इस ऑब्जेक्ट को यहां से फोर्स लगा के यहां तक मूव करवाते हैं। जब आप लोग इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक मूव करवाते हैं, इस जहां से आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना शुरू करवाया है इसको हम लोग मेन पोजीशन कहते हैं, और जहां तक आप मूव करवाते हैं इसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। जब आप लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट, ये जो स्प्रिंग है, ये स्ट्रेच होगा। तो अकॉर्डिंग हुक लॉ इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितनी आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप लोगों का ऑब्जेक्ट जो है उतना, जो स्प्रिंग है उतना स्ट्रेच होता जाएगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और जब आप लोग इस ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इट मूव टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। आप लोग अगर उस फोर्स को लिखना चाहें तो यहां पे जस्ट नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो कि ये सिर्फ इंडिकेट करेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। बेटा याद रखिए यहां पर जो आपकी अप्लाइड फोर्स है, पहले मैंने जो लिखा था वो अप्लाइड फोर्स की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस लगा दिया तो ये डिस्टोर्टिंग फोर्स बन गई जो कि आपके ऑब्जेक्ट को पीछे की जाने मूव करवा रही है। आप लोग जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म किया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर भी कांस्टेंट आएगा k into x माइनस इधर लिख देते हैं F is equal to minus kx। k स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है जो कि स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है कि स्प्रिंग जो है वो कितना सॉफ्ट है या कितना हार्ड है। अब अगर k को हम डिफाइन करना चाहें तो k को डिफाइन भी कर सकते हैं। k is equal to minus f over x, तो इसको यूं डिफाइन किया जा सकता है, रेशियो ऑफ द फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर। अब जैसा कि ऑब्जेक्ट ने इस तरह से मूव किया तो डेफिनेटली इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ होगा।
तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ आप लोग जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन पैदा होता है जो कि उस अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से अगर इक्वेशन लिखते हैं तो ये बन जाएगी। अब आप लोग गौर करें, एक ये इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अगर आप लोग दोनों इक्वेशंस के ऊपर गौर करें, दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ma is equal to minus kx and a is equal to minus k over m into x। k over m, k कांस्टेंट था, m mass of that object which is moving, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है इसको लिखा जा सकता है a is equal to minus constant into x। अब ये चीज खत्म कर दें, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो हम कांस्टेंट और इक्वल का साइन लगाते हैं। जब कांस्टेंट और इक्वल को खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाएंगे। a is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब यहां पर गौर कीजिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने बेटा आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा हो, क्या हमारे स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो टू एंड फ्रो है? जी, टू एंड फ्रो तो है, और साथ में इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा हो कि एक्सेलरेशन और उसका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो इस किस्म की मोशन को हम लोग नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो जो हमारा स्प्रिंग सिस्टम है ये भी तो बिल्कुल ऐसे ही है कि इसका एक्सेलरेशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये टू एंड फ्रो मोशन भी है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग सिस्टम की मोशन है वो कौन सी मोशन है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बेटा यहाँ पर इसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजी डेफिनेशंस हैं, उनको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। याद रखिए कि जब आप लोगों का ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन पर है तो ये रेस्ट की सूरत में है, रेस्ट की सूरत में है तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो तमाम फोर्सेस का सम है वो जीरो है। अगर तमाम फोर्सेस का सम जीरो है तो इसका मतलब है इसका ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। जैसे जैसे आपने फोर्स अप्लाई की आपको ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करता चला गया, जब आप लोगों को ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करता चला गया तो इस पोजीशन पे आया तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने फोर्स जो है वो मैक्सिमम क्रिएट कर दी, मतलब मैक्सिमम फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ है कि आप जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अंदर उतना एक्सेलरेशन करना होगा। यहां तक आपने फोर्स अप्लाई की तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया। आपने इसको यहां पे लाके रिलीज करना है, मतलब छोड़ना है, तो इसका मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अब यहां पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई है। भाई आपने ये फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, आप ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मतलब किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ यहां तक पहुंचा है, चेंज इन एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, वेलोसिटी यहां पर आपकी ऑब्जेक्ट की जीरो हुई है। अच्छा, जब आप लोग इसको रिलीज करते हैं ये वापस पिछली वाले मूव करना शुरू कर देता है। इस मकाम जब वापस इस मकाम पर आएगा तो ये यहां पर स्टॉप नहीं करता। स्टॉप क्यों नहीं करता? स्टॉप इस वजह से नहीं करता क्योंकि यहाँ पे जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम हो चुकी होती है, इनर्शिया स्टॉप नहीं करता बल्कि आगे नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करता चला जाता है। तो इसका मतलब फिर ऐसे-ऐसे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और इस मकाम पर आके वेलोसिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, मतलब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी फिर जीरो होती है और एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो आप कह सकते हैं at extreme position the velocity of simple harmonic motion is zero and the acceleration is maximum, and at the mean position acceleration is zero and the velocity is maximum। और बेटा आप लोग जानते हैं जहां पर वेलोसिटी जीरो हो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट की क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का आप लोग फार्मूला जानते हैं हाफ mv²। तो इसकी वेलोसिटी भी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। हां, तो इसका मतलब है स्प्रिंग के पास जो एनर्जी है वो इस वक्त वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, सेम यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी मतलब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सिंपल कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। बेटा
इसके एक पूरे चक्कर को, राउंड ट्रिप को हम वाइब्रेशन कहते हैं। वन वाइब्रेशन मतलब जो यहां से ये मूव करता है, यहां तक जाता है, फिर यहां तक आए, तो ये एक वाइब्रेशन कहलाती है। जितनी देर में ये एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है उसको इसका टाइम पीरियड कहा जाता है। मतलब अगर ये 2 सेकंड में अपना एक चक्कर अपनी राउंड ट्रिप मुकम्मल करता है तो इसको हम लोग एक वाइब्रेशन कहेंगे, और जितना वक्त उसने 2 सेकंड लिया है उसको हम लोग उसका टाइम पीरियड कहेंगे। एक सेकंड में जितनी ये वाइब्रेशन करता है इसको हम लोग सिंपल नैस स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। तो बेटा आज के लिए यही था कि हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपकी जो मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग है उसको हमने प्रूव करना था कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो वो मैथमेटिकली हम प्रूव कर चुके हैं कि वो जो मोशन थी वो कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अल्लाह हाफिज।